नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा। भारत ने गजा संघर्ष को समाप्त करने की अमेरिका की योजना का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शांति के लिए व्यवहार्य मार्ग बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की परस्पर संचालन क्षमता और एकजुटता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने परमाणु हथियारों से होने वाले जैविक और रेडियोधर्मी खतरों से तैयार रहने का आह्वान किया। आज दुर्गा अष्टमी मनाई जा रही है। वियतनाम में तूफान बुआलोई से मरने वालों की संख्या 19 हुई और गुवाहाटी में आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची आज जारी की जाएगी। राज्य में विधानसभा चुनाव इसी मतदाता सूची के आधार पर होगा। निर्वाचन आयोग इसे ऑनलाइन जारी करेगा और आज दोपहर तक ये उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदाता सूची की प्रतियां सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेटों को उपलब्ध कराई जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को भी प्रदान की जाएगी। एक रिपोर्ट। बिहार में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण अभियान के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन इस वर्ष 1 अगस्त को किया गया था। इसमें गणना प्रपत्र भरकर जमा करने वाले 7 करोड़ 24 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम शामिल किए गए थे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 89 लाख थी। बाद में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मृत मतदाताओं, दूसरी जगह स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले 65 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। दावा आपत्ति के दौरान 36,000 से अधिक मतदाताओं ने नाम जोड़ने के लिए दावा पेश किया, जबकि 2,17,000 मतदाताओं ने नाम हटाने के लिए आवेदन किए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। भारत ने गजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये योजना फलस्तीन और इसराइल के लोगों के साथ साथ पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा तथा विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के लिए एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने तथा शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे। भारत में इसराइल के राजदूत रुवेन अजार ने गजा में संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के नेतृत्व वाली शांति योजना का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री अजार ने इस घटनाक्रम को ऐतिहासिक बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों के बीच परस्पर संचालन क्षमता और एकजुटता आज के समय में सफल संचालन की जरूरतें बन गई हैं। नई दिल्ली में आज तीनों सेनाओं की संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में खतरे बढ़ गए हैं। श्री सिंह ने कहा कि जमीन, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस सभी आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी वायु रक्षा में एकजुटता का जबरदस्त प्रदर्शन किया, जो निर्णायक साबित हुआ। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इसके लिए मैं आप सबको और तीनों सर्विसेज के अपने सेना के अधिकारियों और जवानों को मैं बधाई देता हूं। और यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है, जब हमारी सेनाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है, यानी बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला करने में वह सक्षम हो जाती हैं और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करती हैं। श्री सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना के एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली को भारतीय सेना के आकाश तीर और भारतीय नौसेना के त्रिगुण के साथ एकीकृत करना इस सफलता का मूल आधार था। रक्षा मंत्री ने
एकीकृत संचालन के इस युग में निरीक्षण और लेखा परीक्षा प्रणालियों का एक दूसरे से निर्बाध रूप से जुड़े रहने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि साइबर और सूचना युद्ध के मानकों को एकीकृत करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव 22 सितंबर को शुरू हुआ और ये समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। अगली पीढ़ी की जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम करके नागरिकों को पर्याप्त लाभ प्रदान कर रहे हैं। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने सीमेंट, मार्बल और ग्रेनाइट जैसे निर्माण से जुड़ी चीजों पर टैक्स को घटाकर आम आदमी को बड़ी राहत दी है। नए कर ढांचे के अंतर्गत सरकार ने मार्बल और ग्रेनाइट पर कर की दरों को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। जीएसटी में इस कटौती से निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामानों की लागत में कमी आई है, जिससे आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और अधिक किफायती हो गई हैं। इसी प्रकार सीमेंट पर भी जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं सरकार ने ईंटों के निर्माण के लिए जॉब वर्क पर कर को घटाकर 5% कर दिया है, जो पहले 12% हुआ करता था। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण की लागत कम होगी और ईंट भट्टे चलाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भी समर्थन मिलेगा। जीएसटी 2.0 के तहत इस युक्तिकरण से उपभोक्ताओं और निर्माताओं को राहत मिलने के साथ ही आवास उद्योग को भी बढ़ावा मिला है। कर में कटौती से घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आयातित प्राकृतिक पत्थरों पर निर्भरता भी कम होगी। फर्श, आंतरिक सज्जा और सीमेंट की कम लागत से घर खरीदने वालों को लाभ मिलने की उम्मीद है और इससे सार्वजनिक व्यय का अधिक कुशल उपयोग होगा। रोहन के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पहले अक्सर टाल दिया करती थी कहकर, अगली बार नया पेंसिल बॉक्स हो, मनपसंद साबुन या थोड़ी और दाल। अब जीएसटी जो घट गया है, तो अब हर सामान सस्ता हो गया है। अब खुलकर खरीदारी करूंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने भविष्य में परमाणु हथियारों से उत्पन्न होने वाले जैविक खतरों और रेडियोधर्मी पदार्थों तथा रेडियो तरंगों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए रक्षा तैयारियों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज सैन्य नर्सिंग सेवा के 100वें स्थापना दिवस पर आयोजित वैज्ञानिक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बाद जैविक खतरों की संभावना बढ़ गई है। जनरल चौहान ने परमाणु खतरों के विरुद्ध एक निडर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को भी दोहराया। तमिलनाडु पुलिस ने करूर भगदड़ मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तमिलग वेत्री कड़गम पार्टी पदाधिकारी मदी अरगन और मासी पउनराज को कल शाम करूर पुलिस ने तलब किया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया। करूर भगदड़ के बारे में झूठी खबर फैलाने के आरोप में एक यूट्यूबर फेलिक्स गैरल्ट को भी गिरफ्तार किया गया है। भगदड़ की जांच के लिए गठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शिष्टमंडल की नेता और भाजपा सांसद हेमा मालिनी जिस वाहन में यात्रा कर रही थी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन वे बाल बाल बच गईं। ये शिष्टमंडल आज कोयम्बटूर पहुंचा। हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती हेमा मालिनी ने बताया कि उनका शिष्टमंडल पीड़ित परिवारों और अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलकर घटना की जांच करेगा। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। शिष्टमंडल के वरिष्ठ सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 8 सदस्यीय शिष्टमंडल में विभिन्न दलों और राज्यों के सदस्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्र के प्रति इसके योगदान को दर्शाने वाला एक विशेष रूप से तैयार किया गया स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र के आधार पर परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधारों के माध्यम से देश के युवाओं को सशक्त बना रही है और राष्ट्र को ज्ञान की महाशक्ति बनने में मदद कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 11 वर्षों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल, रोजगार और सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करके युवाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य किया है। इस दौरान भारत ने स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में तेजी से प्रगति की है। निपुण भारत मिशन, पीएम श्री योजना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और राष्ट्रीय ऋण रूपरेखा जैसी पहल शिक्षा के लचीलेपन, बहुविषयकता और अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देती है। आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थानों में बड़े सुधार और विस्तार सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार शिक्षा प्रदान करने के सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। सरकार ने जुलाई 2020 में स्कूली शिक्षा और तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में विभिन्न सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की। इस वर्ष 29 अप्रैल को नई दिल्ली में युगम सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार ने 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश की शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण कर रही है। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं। सरकार के प्रयासों से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 2014-15 में 51,000 से बढ़कर इस वर्ष 70,000 से अधिक हो गई है। चिकित्सा शिक्षा को भी बढ़ावा मिला है। 2014 से एम्स संस्थानों की संख्या 7 से बढ़कर 23 हो गई है, जबकि मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 2,000 से अधिक हो गई है, जिनमें लगभग 2 लाख मेडिकल सीटें हैं। इन प्रयासों से भारत अपनी युवा आबादी को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र की प्रेरक शक्ति में बदल रहा है। नवरात्रि के 8वें दिन आज महाअष्टमी पर देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश और विदेश में रहने वाले नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। असम में दुर्गा पूजा का त्योहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। गुवाहाटी में 500 से ज्यादा अस्थायी दुर्गा पूजा पंडाल है। राज्य भर की लगभग सभी पूजा समितियों ने विभिन्न रूपांकनों और थीमों के साथ अस्थायी दुर्गा पूजा पंडालों को डिजाइन किया है, जो दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं, ताकि लोगों के लिए रचनात्मक संदेश प्रसारित करने के अलावा ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पंडालों में आकर्षित किया जा सके। इस साल दुर्गा पूजा समारोह में प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की सभी पंडालों में उनके गीत बजाए जा रहे हैं और उनकी स्मृति में एक विशेष कोना बनाया गया है। आमिनुल हक जुद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। वियतनाम में तूफान बुआलोई से मरने वालों की संख्या 19 हो गई है, जबकि 88 लोग घायल हुए हैं और 13 लोग लापता हैं। तूफान में 1,05,000 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। आईसीसी महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 आज पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेला जाएगा। मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। उधर योगेश खातूनिया ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज पुरुषों की डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में रजत पदक जीता। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला मार्केट मंत्र कार्यक्रम आज अपने नियमित समय शाम 6:30 बजे के स्थान पर रात 8:10 से 8:30 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी की FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा। भारत ने गजा संघर्ष को समाप्त करने की अमेरिका की योजना का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शांति के लिए व्यवहार्य मार्ग बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की परस्पर संचालन क्षमता और एकजुटता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने परमाणु हथियारों से होने वाले जैविक और रेडियोधर्मी खतरों से तैयार रहने का आह्वान किया। आज दुर्गा अष्टमी मनाई जा रही है। वियतनाम में तूफान बुआलोई से मरने वालों की संख्या 19 हुई और गुवाहाटी में आईसीसी महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।